बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के एंसिलरी के विद्यार्थियों, मैंने पिछले दिनों दीनदयाल आपके एंसिलरी सब्जेक्ट में इंटीग्रेटेड रूरल सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के संदर्भ में कई व्याख्यान दिए। उसमें आपके कोर्स को समेटने का प्रयास किया। लगभग सभी कोर्स के सभी विषयों पर अपनी बात रखी है। अंतिम जो आपके कोर्स का चतुर्थ खंड है वह है एक आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था के उद्देश्य और सीमाएं, अर्थायाम, प्रौद्योगिकी का चयन, आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय और विकेंद्रीकरण एवं स्वदेशी। इसमें सबसे पहला जो है आदर्श अर्थव्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आदर्श अर्थव्यवस्था के कुछ उपकरण सामने रखते हैं और उस आर्थिक उपकरण को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिंतन अर्थायाम के ऊपर आधारित होता है। वो उसे अर्थायाम शब्द देते हैं। अर्थायाम का मतलब आदर्श अर्थव्यवस्था, अर्थायाम का मतलब आदर्श अर्थव्यवस्था का स्वरूप। दूसरा, वो अपने आदर्श अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि श्रम का मूलभूत कर्तव्य एवं अधिकार क्या है। श्रम का मूलभूत कर्तव्य और अधिकार क्या है? वह है सबको काम। आदर्श अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दीनदयाल जी सबको काम देने की वकालत करते हैं। सभी को काम, कोई बेरोजगार न रहे, सभी को काम। तीसरा में वो कहते हैं कि उपभोगवाद पर नियंत्रण। आदर्श अर्थव्यवस्था में उपभोगवाद पर नियंत्रण होना जरूरी है। अत्यधिक उपभोगवाद गरीबी को बढ़ाएगा, अत्यधिक उपभोगवाद प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, अत्यधिक उपभोगवाद शोषण को बढ़ाएगा। दीनदयाल उपाध्याय इसके विरोधी हैं। दीनदयाल उपाध्याय उपभोगवाद के ही संदर्भ में स्वामित्व के स्पर्धावाद का विरोध करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय उपभोगवाद के संदर्भ में स्पर्धावाद का विरोध करते हैं और वर्ग संघर्ष का निषेध करते हैं। मार्क्स ने जिस वर्ग संघर्ष को अपने सिद्धांत का आधार बनाया, दीनदयाल उपाध्याय उस वर्ग सिद्धांत का, वर्ग संघर्ष का पूर्णतः निषेध करते हैं, पूर्णतः निषेध करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अर्थव्यवस्था में स्वामित्व की बात नहीं करते, स्वामित्व के केंद्रीकरण के सवाल को उठाते हैं। स्वामित्व के संदर्भ में स्वामित्व का केंद्रीकरण होना दीनदयाल जी आदर्श अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं मानते। कोई स्वामित्व, दीनदयाल जी मानते हैं कि कोई स्वामित्व समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था में कोई भी स्वामित्व समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति स्वामित्व निरपेक्ष नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? स्वामित्व निरपेक्ष भी नहीं हो सकता। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श अर्थव्यवस्था में न्याय सिद्धांत को मान्यता मिली है, ट्रस्टीशिप को मान्यता मिली। गांधी ने भी ट्रस्टीशिप को मान्यता दी और दीनदयाल उपाध्याय ने भी ट्रस्टीशिप की मान्यता दी। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, इसलिए वे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को समान स्तर पर उसका विरोध करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। वे इस संदर्भ में आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में भी। अर्थव्यवस्था में भारी उद्योगीकरण का वे निषेध करते हैं। भारी उद्योगीकरण का आदर्श अर्थव्यवस्था में दीनदयाल जी निषेध करते हैं। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था एवं लघु उद्योग का समर्थन करते हैं। आदर्श अर्थव्यवस्था में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था एवं लघु उद्योग का
समर्थन करते हैं। अर्थव्यवस्था विकेंद्रित होनी चाहिए, लघु उद्योग को आगे बढ़ना चाहिए। भारी उद्योग और लघु उद्योग की प्रतिस्पर्धा में लघु उद्योग को प्रश्रय मिलना चाहिए। दीनदयाल जी कहते हैं कि अपरमात्रिक उद्योग व उत्पादन, अपरमात्रिक उद्योग और उत्पादन ठीक नहीं है। अत्यधिक उत्पादन की जरूरत नहीं है और अत्यधिक उद्योग की क्या जरूरत। इसलिए अदेव मात्रिका कृषि की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने कृषि समर्थक अर्थव्यवस्था की वकालत की। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी उत्पादन का क्षेत्र होना चाहिए, उत्पादन के क्षेत्र में स्वयंसेवीकरण होना चाहिए और श्रमिकों का स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। दीनदयाल जी श्रमिकों का स्वामित्व स्थापित करने के संदर्भ में मार्क्स के नजदीक आते हैं और अर्थ संस्कृति की बात करते हैं। अर्थ संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति नहीं, अर्थ संस्कृति की बात करते हैं। बंबई के अपने प्रसिद्ध भाषण में दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यही उसकी सीमा है, यही उसका क्षेत्र है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की आश्वस्ति मिलनी चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की आश्वस्ति होना आवश्यक है तथा राष्ट्र के सुरक्षा के सामर्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्र के सुरक्षा के सामर्थ्य में अर्थव्यवस्था का योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। दूसरे स्तर पर दीनदयाल जी कहते हैं कि उत्तरोत्तर समृद्धि, जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को वे साधन उपलब्ध हो सके जिनसे वे अपनी चित्त के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सके। यह आदर्श व्यवस्था का, दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श व्यवस्था का उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य यह है कि उपर्युक्त लक्ष्यों के लिए प्रत्येक सवय एवं स्वस्थ व्यक्ति को साभिप्राय आजीविका का आधार देना होता, सभी को आजीविका मिले। प्रकृति के साधनों को मितव्ययिता के साथ उपयोग करना चाहिए। प्रकृति के साधन का शोषण नहीं होना चाहिए, प्रकृति के साधन का दोहन नहीं होना चाहिए। प्रकृति के साधनों को मितव्ययिता के साथ उपभोग करना ही आदर्श अर्थव्यवस्था का मूल स्वर है। राष्ट्र के उत्पादकों का विचार, राष्ट्र के उत्पादक और उत्पादनों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। राष्ट्र जिन जिन प्रौद्योगिकी को स्वीकार करे, राष्ट्र के लिए जो भी प्रौद्योगिकी आवश्यक हो, राष्ट्र के लिए जो भी प्रौद्योगिकी का विकास हो सके, वैसा प्रौद्योगिकी स्वीकार करना चाहिए। यह व्यवस्था, दीनदयाल की यह व्यवस्था मानव की अवहेलना नहीं करती, उसके विकास में साधक की भूमिका निभाती है तथा समाज के सांस्कृतिक व अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। समाज के अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की रक्षा करना भी आदर्श अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। दीनदयाल जी एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं जिसका अतिक्रमण अर्थ रचना को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा है अर्थव्यवस्था। विभिन्न उद्योगों में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का, विभिन्न उद्योगों में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर होना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। अर्थव्यवस्था के नियमन में कुछ बाधा तो राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण होती है। अर्थव्यवस्था के नियमन में कुछ बाधा आती है, वह राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में होती है। आर्थिक विचारों की समाजवाद एवं पूंजीवाद संबंधी पाश्चात्य अवधारणाओं की प्रमोत्पादक विचार सरणी है, लेकिन उपाध्याय जी मानते हैं कि स्वदेशी निहित स्वार्थ भी इसमें बहुत बड़ी बाधा है। स्वदेशी में निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वदेशी में राष्ट्रीय स्वार्थ होना चाहिए। दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिनके हित पाश्चात्य अर्थव्यवस्था
एवं उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। पिछले 100 वर्षों में जिन अर्थव्यवस्था का भारत में विकास हुआ, उसने भारत और पश्चिम के औद्योगिकी देशों की व्यवस्था को एक दूसरे का पूरक बनाया है। इसमें भारत के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, बल्कि उनका बराबर शोषण ही होता रहा। इस शोषण की क्रिया में पाश्चात्य आर्थिक हितों ने भारत के कुछ वर्गों को भी अपने अभिकर्ता के रूप में साझीदार बनाया है। प्रारंभ में व्यापारी व कमीशन एजेंट के रूप में और बाद में कुछ अंशों में उद्योगपति, स्वतंत्र और साझीदार के रूप में इनके हित संबंध विदेशी आर्थिक हितों के साथ जुड़ गए। इस वर्ग का देश के आर्थिक जीवन पर प्रभुत्व हो गया। आज भी संख्या इस तथा देश के राष्ट्रीय आय में उनका योगदान कम होते हुए भी वे समाज और देश के जीवन पर भारी प्रभाव रखते हैं। इस वर्ग की आकांक्षाएं निश्चित हैं। वे अधिकाधिक अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब भारतीय उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था के भारतीय विद्वानों से उनका सहज ही सम संयोग मेल बैठ जाता है। भारत के सभी समाचार पत्र, विशेषकर अंग्रेजी समाचार पत्र उनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये सब मिलकर जाने या अनजाने में एक ऐसा मायाजाल रच देते हैं कि साधारण जन उसमें निकल नहीं पाता। आर्थिक लोकतंत्र का यह भाव नहीं है। आम लोकतंत्र होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। शीघ्र चमत्कारी परिणामकांक्षी राजनेताओं का भी इस मायाजाल से सामंजस्य हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाता है। और इस संदर्भ में उपाध्याय जी और आगे कहते हैं कि विदेशी सहायता, विदेशी विशेषज्ञों की सम्मतियां तथा विदेशी जीवन का चित्ताकर्षण बाह्य स्वरूप थोड़ी अवधि में कुछ कर दिखाने की राजनीतिक आवश्यकताओं ने राजनेताओं के जनजीवन को दूर से हटाकर उसकी समस्याओं का यथार्थ आकलन करने में अक्षम बना दिया। दीनदयाल जी आग्रहपूर्वक प्रतिपादित करते हैं कि भारत में स्व का साक्षात्कार किए बिना हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। भारत के लोगों को समस्याओं के सुलझाने के लिए स्व का साक्षात्कार होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थ चिंतन समग्रतावादी है। निपट आर्थिक दृष्टि से ही संपूर्ण मानव जीवन को देखने के वे विरोधी हों। केवल मानव जीवन को आर्थिक देखा जाए, सामाजिक न देखा जाए, सांस्कृतिक न देखा जाए, पारिवारिक न देखा जाए, इसके दीनदयाल जी विरोधी हैं। मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से उनका अर्थ चिंतन आदर्शवादी है, लेकिन वह चिंतन अब व्यवहारिक न बने, अतः उन्होंने साथ साथ व्यवहार व्यवस्थाओं के विवेचन का भी प्रयास किया है। वे किसी वाद विशेष से कट्टरतापूर्वक बदलने के बजाय शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में यथासमय आवश्यक परिवर्तन एवं मानवीय विवेक में आस्था रखते हैं। अपनी राजनीतिक अर्थनीति विकास की एक दशा पुस्तक में वे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसा कि इस पुस्तक के नाम से प्रकट होता है, यहां एक दिशा की ओर संकेत भर किया गया है। विकासोन्मुख भारत की मोटी रेखाएं खींची गई हैं। अनेक छोटी छोटी रेखाओं का अंकन एवं चित्र में रंग भरने का काम प्रकृति और पुरुष द्वारा ही पूरा होगा। प्रकृति और पुरुष में समन्वय ही आकृति में रंग भर सकता है, और यह जैसे जैसे होता जाएगा चित्र वैसे वैसे भरता जाएगा।
हमारा कर्तव्य है कि दर्शक की उत्सुकता छोड़कर निर्माता की लगन और पुरुषार्थ से उसमें जुट जाए, निर्माता बने, लगन करें। आज जो है तृतीय विश्व का हर देश, दीनदयाल जी कहते हैं तीसरे विश्व का हर देश पाश्चात्य अर्थशास्त्र से जूझ रहा है। राजनीतिक साम्राज्यवाद भी अब प्रच्छन्न आर्थिक साम्राज्यवाद का अधिष्ठान ग्रहण कर रहा है। आधुनिक पाश्चात्य तकनीक के साथ प्रताड़ित समाजों की प्रतिभा का मेल बैठाना कठिन है। आज न चाहते हुए भी तृतीय विश्व के देश साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्वदेशी जन को भूखा मारकर भी साम्राज्यवादियों को बाजार देने के लिए बाध्य हैं। पाश्चात्य तकनीकी तथा तज्ञ स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर ही नियंत्रण कर लेते हैं। कुछ समृद्धि के टापू पर खड़े हो जाते हैं, कुछ जो है समृद्धि के टापू पर भी खड़े हो जाते हैं। आम आदमी विषमताग्रस्त होकर के उपेक्षित हो जाता है। नेतृत्व वर्ग एवं मध्यम प्रतिभा के धनी अल्प शिक्षित वर्ग के निहित स्वार्थों को साम्राज्यवादी पाश्चात्य अर्थशास्त्र कुछ सीमा तक पूरा करता है। परिणामतः एक सांस्कृतिक अराजकता, राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक गुलामी का सृजन हो रहा है। दीनदयाल जी पाश्चात्य आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक गुलामी का की संज्ञा देते हैं। वह आर्थिक गुलामी है, सांस्कृतिक अराजकता को पैदा करता है और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। इन साम्राज्यवादी पाश्चात्य आक्रमणों से बचने के लिए माओ त्से तुंग व जूलियस नेरेरे जैसे नेताओं ने अपने देश को इस साम्राज्यवादी मुख्यधारा से काटकर तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर अपने ग्राम प्रधान एवं लघु उद्योग प्रधान स्वावलंबी प्रयोग करे। स्वावलंबी प्रयोग किया उन्होंने, जो आत्मनिर्भरता का प्रयोग किया उन्होंने। माओ त्से तुंग मतलब चीन ने और जूलियन नेरेरे ने स्वदेशी का प्रयोग किया, आत्मनिर्भर देश का प्रयोग किया और उसमें सफल रहे। लेकिन इन प्रयोगों को करने के लिए उन्होंने तानाशाही राजशास्त्र का उपयोग किया। अब भारत में तो संभव नहीं है, भारत में तानाशाही हो नहीं सकती। जब तानाशाही अस्त्र नहीं होगा तो कैसे स्वदेशी का प्रयोग होगा? कोई अपेक्षाकृत लोगों का मन विदेशी मन है, वो विदेशी ब्रांडेड सामान खरीदना चाहते हैं, वे ब्रांडेड सामग्री का उपभोग करते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि लघु और कुटीर और स्वदेशी सामानों का उपयोग हो, यह कैसे होगा? माओ त्से तुंग ने चीन में तानाशाही का प्रयोग करके उसको आगे बढ़ाया, जूलियस नेरेरे ने तानाशाही का प्रयोग करके उसको आगे बढ़ाया, लेकिन भारत में यह संभव नहीं है। अतः उन्हें अनुकरणीय नहीं माना। दीनदयाल जी उनको अनुकरणीय नहीं मानते। दमनात्मक व्यवस्थाओं के दुष्परिणाम वहां प्रकट होते रहते हैं। दीनदयाल जी राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में विकेंद्रीकृत व स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में अपने विचारों का नियमन करते हैं। अतः वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था, स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था, आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था ही दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार मानव प्रधान एवं समाजपरक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार मानव प्रधान एवं समाजपरक है। उनका सांस्कृतिक अर्थशास्त्र आत्मरंजक भी लगता है। जो कल्चरल इकोनॉमिक्स होता है, दीनदयाल जी कल्चरल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कल्चरल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हैं पंडित दीनदयाल जी। बुद्धिगम्य भी कल्चरल इकोनॉमिक्स को ही मानते हैं,
लेकिन जिन निहित स्वार्थों का उन्होंने वर्णन किया है, क्या उसे संस्कारों के बल पर नियंत्रित किया जा सकता है? लोकतांत्रिक मानवाधिकारों को दुरुपयोग ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया था। सरकार द्वारा नियमन तो उपाध्याय स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था में स्वीकार नहीं करते। सरकारी व संसदीय नियमन तथा आर्थिक निहित स्वार्थों में संघर्ष की अवस्था का वर्णन दीनदयाल जी अपने विचारों में नहीं करते। उनका विवेचन ज्यादा विधायक है तथा सृजनात्मक है, सकारात्मक है। यह सही है कि संघर्ष को किसी दर्शन का आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन व्यवहार में उससे बचना कठिन है, ऐसा उपाध्याय जी मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का उत्तर है कि संस्कार, शिक्षा, लोकमत परिष्कार व नियमन, संस्कार, शिक्षा, लोकमत परिष्कार व नियमन, यही वह लक्ष्मण रेखा है और इसी की मर्यादा में हमें अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहिए। मानव की श्रेष्ठता में उनका अगाध विश्वास है। इसलिए मानवीय अर्थशास्त्र, मानवीय सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, मानव से जुड़ा अर्थशास्त्र, मानव के कल्याण के लिए अर्थशास्त्र, इसकी वकालत दीनदयाल जी कहते हैं। और ये सारे शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अर्थव्यवस्था में शामिल है और यही आदर्श अर्थव्यवस्था की का उद्देश्य भी है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था की सीमा है। जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इस अर्थव्यवस्था को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? लेकिन यह भी बात सही है कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में दीनदयाल के आदर्श अर्थव्यवस्था को जोड़ करके एक नई अर्थव्यवस्था की रचना की जा सकती है, ऐसा लगता है। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र चिंतन के संदर्भ में स्वदेशी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आदर्श अर्थव्यवस्था की व्याख्या की और इस अर्थव्यवस्था के आधार पर व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना की और राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना की।